नमो नमः मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की परीक्षाएं होती हैं और भविष्य में अन्य परीक्षाएं होने की संभावना है। तो बहुत सारे छात्रों का दूरभाष प्राप्त हुआ, मैसेजेस प्राप्त हुए कि इसके सिलेबस पर एक वीडियो बनाया जाए कि संस्कृत विषय का क्या सिलेबस होगा और जनरल पेपर का क्या सिलेबस होगा। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि EMRS जो हमारे स्कूल हैं उनका संस्कृत विषय का क्या सिलेबस है। तो चलते हैं। पुनः इस PDF में प्रायः सभी विषयों का सिलेबस दिया हुआ, जनरल पेपर का भी सिलेबस दिया हुआ है। जनरल पेपर के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। पुनः आप जो है यहाँ पर हम अभी संस्कृत के सिलेबस में चर्चा करेंगे कि क्या क्या मुख्य विषयों को हमको पढ़ना है। चलिए, तो संस्कृत में जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको प्रायः 4 भागों में बांट दिया गया है। क, ख, ग, घ, घ 5 भागों में इसको बांटा गया है। पहला भाग साहित्य से रिलेटेड है, दूसरा संस्कृत वाङ्मय और उसके जो दर्शन, मुख्य दर्शन हैं उनका, तीसरा काव्यशास्त्र, चौथा भाषा विज्ञान और पांचवा रचना एवं पारिभाषिक पद। इससे संबंधित सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। तो पहला खंड का जो हमारा है, उस खंड का में साहित्य परिचय है ना, सबसे मूल में साहित्य है और इसमें गद्य, पद्य, नाटक तीनों विधाओं को इसमें जो है लिया गया है। यहाँ पर हमको क्या क्या पढ़ना है हम लोग देखते हैं। निम्न ग्रंथों के निर्धारित अंकों के आधार पर शब्दार्थ, सूक्तियों के भावार्थ, शब्द का व्याकरणात्मक टिप्पणी, चरित्र चित्रण तथा ग्रंथकर्ता के परिचय पढ़ने हैं। यहाँ पर कुछ नीचे ग्रंथ दिए गए हैं। इन ग्रंथों में जो मुख्य शब्द हैं उनके अर्थ पूछे जा सकते हैं। जो मुख्य सूक्तियाँ हैं उनके भाव अथवा सूक्तियाँ पूछी जा सकती हैं। किसने उन सूक्तियों को कहा है, कहने वाला कौन है, किससे कहा है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और शब्द का व्याकरणात्मक टिप्पणी है ना, कोई एक शब्द ले लेंगे, उसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या होगी, कौन सा प्रकृति प्रत्यय इत्यादि होगा, कौन सा समास होगा, यह वहाँ पर पूछा जाता है। और इन ग्रंथों के जो पात्र हैं उन पात्रों का चरित्र चित्रण और ग्रंथ को के जो रचयिता हैं उनका परिचय। यानी बहुत सारे ग्रंथ यहाँ पर नहीं दिए हैं, कुछ ही ग्रंथ दिए हैं, परंतु उन सब के विषय में सांगोपांग अध्ययन अच्छे से करना है। पहला ग्रंथ है कादंबरी कथामुख। कथामुख जो कादंबरी हमारे बाणभट्ट जी के द्वारा विरचित है, उस कादंबरी का कथामुख भाग पढ़ना है। प्रायः या अन्य जगहों पर भी PGT इत्यादि के सिलेबस में लगा हुआ है। पुनः नल चंपू का प्रथम उच्छ्वास पढ़ना है, जो हमारे त्रिविक्रम भट्ट जी के द्वारा लिखित है, उसका प्रथम उच्छ्वास पढ़ना है। प्रथम उच्छ्वास में आए हुए मुख्य शब्दार्थ उनका अध्ययन करना है। व्याकरणात्मक टिप्पणियों का विशेष रूप से अध्ययन करना है और चरित्र चित्रण का भी अध्ययन करना है। ग्रंथकर्ता के परिचय का अध्ययन करना है। पुनः शिशुपाल वधम है ना, वधम लिख दिया यहाँ, शिशुपाल वधम होगा। शिशुपाल वधम का कौन सा सर्ग, प्रथम सर्ग है। और दूसरा अभिज्ञान शाकुंतलम हमको नाटक में पढ़ना है, अभिज्ञान शाकुंतलम। पुनः मृच्छकटिकम पढ़ना है। और ये तो हमारे ग्रंथ हो गए कितने, एक पहला कादंबरी, दूसरा नलचंपू, तीसरा शिशुपालवधम, चौथा अभिज्ञान शाकुंतलम और पांचवा मृच्छकटिकम। ये 5 ग्रंथ हमको पढ़ने हैं। पूरे तो नहीं पढ़ने हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम आपको पूरा पढ़ना है, मृच्छकटिकम भी पूरा पढ़ना है, और शिशुपालवधम, नलचंपू और कादंबरी, यह कुछ कुछ भाग इनका लगाया हुआ जैसा कि स्पष्ट लिखा हुआ है। पुनः गद्य काव्य, खंडकाव्य, महाकाव्य एवं नाट्य काव्य के उद्भव विकास का सामान्य परिचय पढ़ना है हमको। कहने का तात्पर्य यह है, गद्य काव्य का उद्भव विकास कैसे हुआ, खंड काव्य का उद्भव विकास कैसे हुआ, महाकाव्य का और नाट्य काव्यों का उद्भव विकास कैसे हुआ, इनके बारे में सामान्य परिचय पढ़ना है। कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य का जो इतिहास है, साहित्य, संस्कृत साहित्य का इतिहास है, उसको मूल रूप से हमको पढ़ना है इस सिलेबस में। तो इस यूनिट में जो है हमारा मुख्य विषय इतना ही है। पुनः संस्कृत वाङ्मय में प्रतिबिंबित भारतीय दर्शन, यह भी
इसमें भी मुख्य दर्शनों को लिया गया है और अन्य दर्शनों का सामान्य परिचय है। तो सबसे पहले हम श्रीमद् भगवद गीता के मूल जो दर्शन, पूरा प्रायः इसमें दर्शन से संबंधित ही विषय है और सांख्य से बहुत मैच करता है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान नहीं रखना है कि श्रीमद् भगवद गीता में जो दार्शनिक विषय जहाँ जहाँ का है वहाँ वहाँ से पूछा जा सकता है, और यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा अध्याय, इसलिए पूरे श्रीमद् भगवद गीता में से कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। विशेष रूप से द्वितीय अध्याय हो गया, उधर 13वां अध्याय इत्यादि हो गए जिनसे प्रायः प्रश्न बनते हैं। पुनः तर्क भाषा पूरी पढ़नी है आपको। तर्क भाषा में कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं किया है कि इतना ही पढ़ना है। ऐसे ही सांख्य कारिका का पूर्ण अध्ययन करना है और वेदांत सार उसका भी पूर्ण अध्ययन किया है। इनके अनुसार प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों का सामान्य परिचय। देखिए, कह तो दिया प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों का सामान्य परिचय, परंतु आपको ये पूरे ग्रंथों का अध्ययन करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे ग्रंथों में ही समस्त दार्शनिक सिद्धांत हैं, प्रमुख ही हैं कि लक्षण ग्रंथ है ना, जो है ऐसे ग्रंथ हैं कि इनको आप छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। प्रकरण ग्रंथ हैं, इन प्रकरण ग्रंथों में मुख्य बातें ही कही जाती हैं। तो प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों का सामान्य परिचय हमको यहाँ पर अध्ययन करना है। पुनः खंड गा देखेंगे जो काव्य शास्त्र से रिलेटेड है, ये भी साहित्य का ही भाग है, परंतु यहाँ पर लक्षण ग्रंथों को लगा दिया। लक्षण ग्रंथ में पढ़ना क्या है, बहुत अधिक विषय नहीं लगाया है, फिर भी इसको आराम से पढ़ा जा सकता है, परंतु इन डेप्थ में जाके पढ़ना होगा, क्योंकि जिन्होंने अध्ययन कर रखा था पेपर बहुत सरल नहीं आया था, ऐसा कहा जा सकता है। जिन्होंने पढ़ा हुआ था पहले से उनके लिए थोड़ा सरल प्रतीत हुआ, परंतु फिर भी डेप्थ में बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। तो साहित्य दर्पण एवं काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य लक्षण पढ़ना है, दोनों ग्रंथों के अनुसार, है ना। यही विषय आपको यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है। काव्य के प्रयोजन क्या हैं, शब्द की वृत्तियाँ आपको पढ़नी हैं, ठीक है, तीनों। और ध्वनि के बारे में पढ़ना है आपको, ध्वन्यालोक इत्यादि से। और रस के विषय में भी पढ़ना है। तो यह हम देखेंगे साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश के अनुसार इन विषयों को हमको देखना है। अलंकारों में देखिए बहुत ज़्यादा अलंकार तो नहीं है, परंतु जितने अलंकार हैं उनके लक्षण, उनके उदाहरण साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश दोनों के आधार पर पढ़ने हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, स्वभावोक्ति, है ना, शुभोक्ति लिख दिया, स्वभावोक्ति होगा यहाँ पर, और विरोधाभास तथा परिसंख्य, ठीक है। यहाँ हमको जो है अलंकार अध्ययन करने हैं। कितने हो गए तो देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 12 अलंकारों का हमको अध्ययन करना है। तो 12 अलंकारों का दोनों ग्रंथों के आधार पर अध्ययन करना है, और दोनों ग्रंथों के लक्षणों का भी हमको अध्ययन अच्छे से करना है। इन काव्य शास्त्र इस विभाग में इतना ही है मूल विषय, है ना। पुनः खंड घा हमारा भाषा विज्ञान से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न गड़बड़ होते हैं, क्योंकि इसमें ग्रामर और भाषा विज्ञान दोनों है। तो भाषा विज्ञान में से हमको क्या देखना है, भाषा का उद्भव विकास, किस प्रकार से भाषा का उद्भव हुआ, कौन कौन से सिद्धांत भाषा के उद्भव में कारक हैं, उनको पढ़ना है। ध्वनि परिवर्तन के क्या नियम हैं, अर्थ परिवर्तन कैसे होता है, ग्रिम नियम क्या है, ग्रासमान नियम क्या है, अन्य जो नियम दिए गए हैं किस प्रकार से उनमें अर्थ परिवर्तन इत्यादि होता है ना, इन सभी को हमको अध्ययन करना है। सभी गुणों की प्रतिनिधि धातुओं का 10 लकारों में रूप किसके आधार पर, तो लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर। देखिए यहाँ पर स्पेसिफिकेशन कर दिया सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी कहाँ से क्या पढ़ना है। तो देखिए 10 लकारों में धातुएं गण कितने गण हैं, 10, है ना। तो 10 गणों के जो मूल धातुएं हैं, जैसे भ्वादिगण के भू धातु, है ना, आदि का अद, इस प्रकार से सभी प्रतिनिधि धातुओं का 10 लकारों में, यानी आपको 100 धातु रूप आपके लिए हो गए, उनको अध्ययन करना है अच्छे से। और लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है वहाँ पर आपसे सूत्र भी पूछ ले कि किस प्रकार से यहाँ सिद्धि हुई, तिंगंध इत्यादि में जाकर के पूछ लेगा। पुनः सिद्धांत कौमुदी के आधार पर सभी कारक पढ़ने हैं। कारक प्रकरण हमको कहाँ से पढ़ना है, सिद्धांत कौमुदी के आधार पर, विभक्तियाँ भी और समास को भी हमको वहीं से जाकर के पढ़ना है। केवल
पढ़ने का मतलब ये नहीं है देख लेना है, उसका प्रक्रियात्मक ज्ञान होना चाहिए। कहाँ पर समास हुआ तो कौन से सूत्र से हुआ, यदि द्विगु हो रहा है तो कौन से, द्वंद्व हो रहा है तो कौन से सूत्र से हो रहा है, ऐसे ही कारकों में कौन सा सूत्र लग रहा है, विभक्तियाँ कैसे हो रही हैं, ये सब हमको वहाँ पर देखना है। उनको स्पेसिफिकेशन करना होगा, कौन उपपद विभक्ति कर रहा है, कौन विभक्ति, कौन कारक, कौन सा कारक कर रहा है, ये सब जाके हमको स्पेसिफाई वहाँ पर करना होगा, अच्छे से देखना होगा। फिर प्रत्ययों में निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोगात्मक ज्ञान कौन कौन से हैं, तो कृत, तब्यत, अनियर, यत, ठीक है, त्रिच, यहाँ पे स्पष्ट नहीं है कौन सा है, तो, तवतु, त्वा, ल्यप, क्षत्रि, शानच, है ना, तुमुन, तद्धित, और अक, वतुप, ये वतुप है। ये प्रायः सिलेबस वही है जो एमआरएस ने जो है रिलीज किया है, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, तो उसी को देखते हुए ठीक कर लेंगे। वतुप, मतुप, ढक, फक, ख, यत, छ, स्त्री प्रत्ययों में टाप, डाप, नीप, गीन, है ना, इन प्रत्ययों को पढ़ना है। विशेष उक्त प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर प्रेषितव्य हैं, यानी प्रत्यय और आपको धातु रूप, है ना, ये कहाँ से देखने, लघु सिद्धांत कौमुदी से। कारक और समास आपको देखना है सिद्धांत कौमुदी से। तो इतना विषय बहुत ज़्यादा विषय नहीं है, परंतु इसको फिर भी ऐसे तैयार करना है कि कोई भी गलती की संभावना वहाँ पर ना रहे। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट में क्या है, रचना एवं पारिभाषिक शब्द। संस्कृत सुभाषित एवं सूक्तियों का परिज्ञान। जो ग्रंथ ऊपर के हैं उनकी तो सूक्तियाँ आपको पढ़नी ही हैं, परंतु उसके अलावा भी जो बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध उक्तियाँ हैं, जैसे रामायण ऊपर नहीं दिया है ना, तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् गरीयसी, है ना, इस तरह की जो सूक्तियाँ हैं, ये सब प्रसिद्ध सूक्तियाँ आपको अलग से देखनी पड़ेंगी। संस्कृत सुभाषित जो प्रसिद्ध हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यं बुद्धोपि या पंचतंत्र इत्यादि में दिए गए हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं नीति शतक इत्यादि में, तो ऐसे सुभाषित और सूक्तियों को हमको अलग से देखना पड़ेगा, उनको कलेक्शन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ से पूछा जा सकता है। पुनः किसी दिन पुराने प्रश्न पत्र का भी अभ्यास कराएंगे, तो वहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न आए थे। पुनः अशुद्धि परिमार्जन, वाक्य इत्यादि दे देंगे, शब्द इत्यादि दे देंगे, उनमें आपको अशुद्धि परिमार्जन करना है कि क्या अशुद्धि है, वर्तनी ठीक है कि नहीं ठीक है, विभक्ति उचित लगी है कि नहीं लगी है, वहाँ पर शब्द ठीक है, प्रत्यय ठीक है कि नहीं ठीक है, तो इस तरह के शब्द पूछ लिए जाते हैं। और वाक्य नहीं, वाच्य परिवर्तन, है ना, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तीनों वाच्यों में परिवर्तन यहाँ पर पूछा जाता है। पुनः नाटक में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान। नाटक में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द क्या हैं, है ना, जैसे आकाश भाषित हो गया, प्रकरी हो गया, है ना, इस तरह के जो शब्द होते हैं, यानी दश रूपक से रिलेटेड हमको विषय यहाँ पर पढ़ना है। तो इम्पॉर्टेंट विषय दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, परंतु बहुत छोटा भी नहीं है। जब पढ़ने जाएंगे तो आपको 2 महीने 3 महीने का समय आराम से लगेगा, अगर पूर्व ज्ञान है तब, नहीं तो आपको इससे अधिक भी समय लग सकता है। तो अभी से अभ्यास शुरू कर दीजिए, शीघ्र ही जो है इसकी वैकेंसी आने वाली है, तो इसलिए इस सिलेबस को डाला गया। बीच बीच में यथासंभव यथा समय कक्षाएँ भी यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को दी जाएंगी। तो यह विषय इसीलिए था कि किस प्रकार से हम तैयारी करें, हमारा सिलेबस क्या होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत के सिलेबस के लिए बहुत सारे छात्रों का भी फ़ोन आ चुका है। तो आप सभी के लिए यह वीडियो बनाया गया है, आप सभी निश्चित रूप से इसका लाभ ले पाएंगे। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः।